Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am Muhammad Aslan Satti and I am back with another video related to the computer-based test for Beria University's admissions 2024. So आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हमारे अपियर हुए पेपर में उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि इस तरह के या इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में थे, तो ये उनके फीडबैक के ऊपर हमने एक ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन जनरेट किया है, प्रिपेयर किया है आपके लिए। ठीक है, जो अभी रिसेंटली टाइम्स में ज़्यादा रिपीटेड हुए या ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसके आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास पहले जनरल नॉलेज का सेक्शन है, फिर हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन है, फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव और वर्बल रीजनिंग का सेक्शन है। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू एड्रेस सम क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स में से पूछ रहे थे कि कंप्यूटर साइंसेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो फील्ड्स हैं और जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं उनका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। फर्स्ट जो वीडियो है रिलेटेड टू बेरिया यूनिवर्सिटी वो आप जाके देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको लिए उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने आपको पहले भी सबको बताया हुआ है कि देयर विल बी 120 क्वेश्चन इन द टेस्ट, सॉरी देयर विल बी 120 मिनट्स इन द टेस्ट। ठीक है, द टाइम विल बी 120 मिनट्स एंड देयर विल बी 100 क्वेश्चन। ठीक है, सो होगा ये कि हमारे पास 2 घंटे का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन हमने करने होंगे। अब जो लोग हमारे पास अपियर हो रहे हैं इन कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड फील्ड में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में, तो दे विल हैव 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव पोर्शन, 10 क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिक्स, जो एडवांस मैथमेटिक्स हमारा एफएससी का है उसके पोर्शन का। अच्छा, जो बच्चे नॉन आईसीएस या नॉन प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं यानी प्री मेड से हैं और वो पीयर हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो उनका याद रहेगा कि सिर्फ क्वांटिटेटिव का पोर्शन ही ओवरऑल 60 क्वेश्चन के ऊपर बेस करेगा। सो 10 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फिजिक्स पोर्शन। ठीक है, फिजिक्स के ऊपर भी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो आप दोनों लेक्चर जाकर देख सकते हो। स्पेसिफिकली जो पहले वाला लेक्चर है वो ज़्यादा देख लो, उसके अंदर मैंने डिफिकल्टी बताई हुई है कि किस तरह के क्वेश्चन हैं और कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फिर देन देयर विल बी 10 क्वेश्चन फ्रॉम सॉरी देन देयर विल बी टोटल 30 क्वेश्चन फ्रॉम वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश। ठीक है, और आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग या वर्बल जो आपका लॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे। सो दे विल मेक 100 क्वेश्चन। सो 60 ये हो गए। ठीक है, 10 70 एंड दिस इज 30 इंग्लिश। अच्छा, अब याद रखना कि जो हमारे पास एलएलबी से रिलेटेड फील्ड, लॉ से रिलेटेड फील्ड जैसे एलएलबी है या साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स तो होगा एलएलबी के अंदर, लेकिन आपके पास जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा इंस्टेड ऑफ फिजिक्स। इसी तरीके से जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपके पास जो है जो उसका जो टेस्ट है उसके अंदर आपके पास बैचलर्स लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके आपके पास सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन होगा, वर्बल रीजनिंग का पोर्शन होगा। इसके लिए लेक्चर मैंने एक अलग से सेपरेट भी डाला हुआ, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में भी आगे आके चीज़ें हैं और जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। ठीक है, तो उनके लिए जीके होगा, वर्बल रीजनिंग होगा और वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश होगा। तो ये 3 पोर्शन होंगे साइकोलॉजी वालों के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आजकल के टेस्ट में रिपीट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द जनरल नॉलेज, दैट इज विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। So the largest ocean in the world is Pacific Ocean. So moving on to the next question, which is the fastest animal in the world? The fastest animal in the world is the falcon, right? So the falcon जो होता है उसकी जो स्पीड होती है वो इवन चीता से भी ज़्यादा होती है। हाँ, रनिंग एनिमल्स क्या था तो फिर हम इसके अंदर चीता जो है वो आंसर लगा सकते थे। So next question is when is Yom Takbir celebrated? So Yom Takbir is celebrated on the day on which Pakistan became a nuclear capability country, right? So it is celebrated on every year on 28th of May. So moving on to the next question. The next question is which is the national bird of Pakistan? The national bird of Pakistan is Chakor. So moving on to question number 5, which is the largest land mammal? देखो बच्चों, mammals वो होते हैं कि who are vertebrates and the largest land mammal is the African elephant, right? So moving on to the next question, ये question भी पेपर के अंदर रिपीट हुआ है, what is the abbreviation and date of formation of PEMRA? अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने उनसे पूछा था कि पैमरा कब एस्टैब्लिश हुआ, कुछ ने पूछा था कि उन्होंने हमें ऑप्शन में पूछा था कि पैमरा की एब्रीविएशन क्या, तो मैंने यहाँ पे दोनों को ही कंबाइन कर दिया। देखो बेटा, पैमरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दिस कंट्री। सो पैमरा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2002। सो अनदर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि डिफरेंट फॉर्म में रिपीट हुआ है कि व्हाट इज़ ड्यूरन लाइन, ये भी पूछा गया है, उसकी लेंथ क्या है या किस ईयर में वो डिमार्केट हुआ था। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, ठीक है, ये ड्यूरन लाइन कहलाता है एंड इट वाज डिमार्केटेड इन द ईयर 1893। सो 1893 के अंदर ये डिमार्केट हुआ था और
जो है इसकी लेंथ जो है डैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2670 किलोमीटर। सो ड्यूरिंग द एरा ऑफ द ब्रिटिश राज ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये जो बॉर्डर था ये स्टैब्लिश किया गया और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये कंटिन्यू रहा है। अच्छा, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और जो है ये इस तरह से भी रिपीट हो सकता है कि विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन द इन द यूनिवर्स। सो जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो भी हमारे पास मरकरी है। उसकी रीज़न ये है कि मरकरी द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो ये वजह है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। सो एक और क्वेश्चन जो कि कुछ स्टूडेंट ने फीडबैक में दिया वो था, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वॉज Rajendra Prasad, ठीक है। सो Rajendra Prasad is the answer. Which sport is considered to be the oldest one? So wrestling is a sport which is considered to be oldest one, ठीक है। So Thomas Cup is related to the sports of badminton, ठीक है। ये भी इजी था। थोड़ा सा क्विकली चलो जनरल नॉलेज से, ताकि हम अगले सेक्शन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा सकें और आप भी क्विकली ओवरव्यू कर सको इन चीज़ों का। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, ये मैंने जो अपने जनरल नॉलेज दिए थे उसके अंदर भी था, तो मैंने पहले भी बताया कि कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, ठीक है। इट्स नॉट टोरंटो। बहुत से बच्चे इसको टोरंटो समझते हैं, तो टोरंटो नहीं है, कनाडा का कैपिटल ओटावा है। अच्छा, वे हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये क्वेश्चन में भी आप मिस्टेक नहीं आपने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि पहले इसहाक डार साहब जो थे उनके पास ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना का जो पोर्टफोलियो था, ठीक है, वो होता था, ठीक है, आपके पास। सो फाइनेंस मिनिस्टर का यानी पोर्टफोलियो होता था। सो नाउ अ डेज इन दिस गवर्नमेंट ही इज़ होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके अंदर है। सो द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल नॉलेज सेक्शन इज व्हाट इज पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्ट। सो पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स नाउ इज कॉटन, राइट। अच्छा, तो एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जनरल नॉलेज का एक डिटेल लेक्चर भी डाला हुआ है, काइंडली आप उसको भी प्रिपेयर करके जाइएगा। इन सब लेक्चर्स का जो कि आज के लेक्चर से या पेपर से रिलेटेड है, उन सब का मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा, तो वो भी आप काइंडली देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा, So now let's move on to the verbal ability section. जो इंग्लिश का सेक्शन है उस पर चलते हैं। याद रखना आपने इसको वर्बल रीजनिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वर्बल रीजनिंग जो है मोरलेस एनालिटिकल रीजनिंग जैसा होता है। उसके ऊपर कल भी एक लेक्चर डाला था और आज के लेक्चर में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हैं, तो आप यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल, और इस वीडियो के अंदर भी आगे चीज़ें आएंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजीज, क्योंकि पेपर में है तो मैंने कुछ एनालॉजीज कंपाइल की हुई हैं। तो बच्चों ये बात याद रखें कि एनालॉजीज मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ कि एनालॉजीज के अंदर आपके पास होता क्या है कि आपने जो गिवन वर्ड्स होते हैं उनका रिलेशनशिप निकालना होता है। जो आपसे वर्ड पूछा होता है उनका स्पेसिफिक ऑप्शन से निकालना होता है। बर्ड इज़ टू नेस्ट। सो बर्ड जो है वो नेस्ट में रहता है, उसका जो प्लेस ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो जो है वो नेस्ट है। सो फिश इज़ टू पॉन्ड। देखो फिश पॉन्ड के अंदर हो भी सकती है, लेकिन किसी पॉन्ड के अंदर फिश नहीं भी होती। वाटर वाटर के अंदर डेफिनेटली फिश रहती है। स्कूल, अच्छा, स्कूल जो ग्रुप ऑफ फिशेज होता है उसको आप स्कूल ऑफ फिशेज भी कहते हो। सो यहाँ पे उस तरह से बात नहीं हो रहा। अगर ये फ्लॉक और बर्ड्स होता तो फिर तो हम कह सकते थे कि वो बात हो रही है, लेकिन क्योंकि बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, इसी तरह फिश के जो है वो जो ग्रुप होता है उसको आप स्कूल कहते हो, ठीक है। एक्वेरियम के अंदर लेकिन बहरहाल फिश होती है, बिकॉज इट इज़ अ डेडिकेटेड प्लेस जहाँ पे फिश रहती हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज एक्वेरियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एनालॉजी में पूछा है पेंटर इज टू ब्रश। सो पेंटर जो है वो ब्रश की मदद से अपनी पेंटिंग करता है। सो राइटर इज टू पेन, क्योंकि राइटर जो है वो पेन से राइटिंग करता है। सो इट वॉज एन ईजी वन। फायर इज़ टू हीट, ठीक है, फायर की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और आइस की वजह से जो है वो कोल्ड जो है आप उसको कहोगे कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट एनोलॉजी है। अच्छा, ये मोर और लेस मैंने वही क्वेश्चन कंपाइल किए हैं जैसे जिनका डिफिकल्टी लेवल जो है अभी रिसेंटली जो आजकल टेस्ट हो रहे हैं उनके अंदर आ रहा है। सो डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल एज डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, सो टीचर वर्क्स इन अ स्कूल। So moving on to the next question, the fifth analogy, piano. Piano is to music. So music is created using a piano. So cutting is done using a knife. The right answer here is cutting. So अब next आपके पास जो क्वेश्चन है इंग्लिश के सेक्शन से वो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में हैं कि जिसमें उसने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पूछा हुआ है। सो द क्वेश्चन इज शी डैश ईट ब्रेकफास्ट at 7 a.m. every morning. She eats breakfast at 7 a.m. every morning. तो जो गिवन वर्ब होता है उसकी आपने जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है वो आपने यहाँ पे ऐड ऑन करनी होती है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ तो आप लोगों के पास भी टाइम कम है, ताकि आप लोग क्विकली जो है इसको रिवाइज कर सको, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं सब चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ये तो एक ओवरव्यू ऑन क्वेश्चन का जो कि आजकल
पेपर के अंदर आ रहे हैं या पूछे जा सकते हैं या इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर होते हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीक दे डैश फिनिश द रिपोर्ट। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच विल हैपन इन फ्यूचर। सो इस हफ्ते के आखिर तक दे विल हैव फिनिश्ड देयर द रिपोर्ट, ठीक है। सो विल बता रहा है कि फ्यूचर की तरफ हमने जाना, सो दिस वाज द राइट चॉइस। फिर पेपर के अंदर आपके पास एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स आपको पता है कि आपने ऑपोजिट वर्ड बताना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। सो बेनेवोलेंट मीन्स समबडी हु इज वेरी फॉरगिविंग, हु इज वेरी काइंड, हु इज वेरी जनरस। तो हमने इसका एंटोनिम बताना है, तो उसका एंटोनिम होगा अनकाइंड। सो एंटोनिम में आपने ऑपोजिट बताना था। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। सो इसका एंटोनिम तो बहुत ईजी है, ठीक है, डिक्रीज होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पेपर के अंदर हैं, वो हैं सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सिनोनिम्स में आपने सिमिलर वर्ड्स मीनिंग बताने होते हैं। सो डिलिजेंट, सो डिलिजेंट मीन समबडी हु इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, जो बड़ा, उर्दू में आप कहते हैं कि दिलजोई से या यकसोई से या बड़े अपने दिल से कोई काम करता है। सो दैट पर्सन इज नोन एज डिलिजेंट, ठीक है। सो इसका यहाँ पे सिनोनिम हार्ड वर्किंग होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ ग्लूमी। So gloomy means somebody who is sad, या gloomy means sadness. So here the right choice is sad. Teacher is to classroom as chef is to। फिर एनोलॉजी आ गई क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपाइल किया ऑन द फीडबैक ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैंने आपके लेक्चर के स्टार्ट में बताया। सो टीचर इज टू क्लासरूम एज शेफ इज टू। सो टीचर टीचर्स इन अ क्लासरूम, सो शेफ he cooks in the kitchen. So the right option here is option number B, option B, sorry, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिनर आपसे पूछा है बर्ड इज टू विंग एज फिश इज टू। फिश की बॉडी के ऊपर जो है वो स्केल्स भी होते हैं, फिन्स भी होते हैं, लेकिन बर्ड जो है वो फ्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ विंग। सो फिश जो है वो क्या करती है, फिश जो है वो आप ये कहो कि स्विम करती है विद हेल्प ऑफ इट्स फिन्स, ठीक है। और उसके अलावा फिन्स के नीचे उसका जो है वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी कुछ फिशेस का होता है। So moving on to question number 14. If you save money, you dash more options in the future. You will have more options in the future. It was an easy one. ठीक है, again correct form of verb है. If he had practiced more, he would have won the match. This one was very easy as well. So synonym of spontaneous बताना। Spontaneous means something which is happening continuously, ठीक है, जो लगातार होने वाला प्रोसेस है, continuous प्रोसेस है, उसको आप जो है वो spontaneous कहते हो। So आपने सिमिलर मीनिंग उसका वर्ड बताना है। सो द सिनोनिम हियर इज राइट। अगर मैं ऑप्शन सी और डी को भी देखूं तो इनमें जो सबसे बेस्ट मेरे पास चॉइस बनती है दैट इज अनबिडन, ठीक है जी। सो इट वाज इजी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल डैश माई एप्लीकेशन सेंड। देखिए प्रिंसिपल तो नहीं आपकी एप्लीकेशन भेजेगा ना कहीं, सेंड। तो ये तो इसमें दोनों तो चॉइस से डिस्कार्ड होंगे। तो प्रिंसिपल किसी भी उसको प्रूव भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल अप्रूव्ड माई application. So because accept is not the blood form of verb which can go here. The principal approved my application. Principal ने मेरी application को approve कर लिया है। So prepositions का question है, she sits dash the tree. So she sits under the tree, उस के नीचे बैठी हुई है, ठीक है। What is the antonym of embrace? Embrace का मतलब होता है to hug something, to accept something, ठीक है, किसी चीज़ को आप गले से लगा लें। So हमें क्योंकि एंटोनिम बताना है, so इसका एंटोनिम होगा to reject. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन जो वर्बल एंड क्वांटिटेटिव का पोर्शन है। अगेन मैंने बताया कि थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है उसके ऊपर मैंने ये क्वेश्चन कंपाइल किए, वरना मैंने डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी इनके ऊपर बनाए हुए हैं। फिर बता रहा हूँ, वो आप जाके देख लो, इंशाल्लाह पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको बहुत ज़्यादा इनको करने से पेपर के अंदर जो है वो प्रैक्टिस आपकी पेपर की जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी। सो वर्बल के अंदर जो आपके पास वर्बल रीजनिंग की मैं बात करूँ, जो पहला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ पैराग्राफ और टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, ठीक है, एक लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दानिश सेड, दानिश ने कहा, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ओनली सिबलिंग्स वाइफ। तो हम क्या कहते हैं कि एक फोटोग्राफ है, मैंने कल भी आपको बताया था डिटेल में इसके ऊपर डिटेल लेक्चर के अंदर, कि आप जो है सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हो। एक लड़की की तस्वीर है जिसके साथ दानिश जो है वो पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। ही सेज शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ओनली सिबलिंग। सो दिस गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ दानिश सिबलिंग। सिबलिंग कौन होता है? आपका भाई या आपके बहन जो है उनको आप सिबलिंग्स कहते हो। सो दानिश के फिर यहाँ पे भाई होंगे। भाई क्यों होंगे? क्योंकि बीवी का जिक्र हो रहा है, तो भाई की ही बीवी हो सकती है उनकी, ठीक है। तो दानिश के भाई की जो बीवी है,
ठीक है, उनकी जो बेटी है वो दानिश, उसके क्या लगे, दानिश उसके अंकल लगे, ठीक है ना, वो उनकी नीस लगी। सो दिस वाज एन इजी वन। तो मैंने कल भी बताया था कि थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को अंदर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी, आप ड्रॉ कर लो राइट साइड पे, इंशाल्लाह जरा फर्क में आपको वहाँ पे पेपर दिया जाता है, तो वो आप जो है इजीली इसको कर सकोगे। तो याद रखना अपना जो पेन पेंसिल वगैरह है सॉल्विंग के लिए वो आपने लेके जानी होती है, लेकिन टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। अगर आपने रफ वर्क वगैरह करना है तो दे प्रोवाइड यू विद अ पेपर, लेकिन पेन वगैरह जो आपने अपना लेके जाना होता है। सो इफ 2 days अगो वॉज फ्राइडे, व्हाट डे इज टुमारो? अगर 2 दिन पहले फ्राइडे था, एक हो गया आज का दिन, एक हो गया उससे पहले का दिन, और 2 दिन हो गए ये, यानी 2 दिन पहले फ्राइडे था। इसका मतलब है कि आज क्या है, इसका मतलब है अगर आज का दिन और कल का दिन छोड़ के पहले फ्राइडे था, तो आज फिर क्या हुआ, संडे हुआ। सो विच डे इज टुमारो? तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो कल जो है वो मंडे है। सो मंडे इज द राइट चॉइस। सो फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, सीरीज भी होती हैं आपके पास वर्बल रीजनिंग के अंदर, सो या एनालिटिक रीजनिंग के अंदर। तो क्या है हो रहा है यहाँ पे कि पहले मैं रिलेशनशिप देखता हूँ, 3 5, फिर 5 7, फिर 7 9, फिर 9 12। तो हो रहा बच्चों ये है यहाँ पे कि 3 5 हर एक में 2 ऐड हो रहा है, और उसके बाद जो है वो पहला नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर रिपीट हो रहा है, यानी 5 रिपीट हो रहा है, फिर 2 ऐड होकर 7 हुआ, फिर मेरे पास 7 में 2 ऐड, फिर 7 रिपीट हुआ, 7 में 2 ऐड होकर 9 हुआ, फिर अब ये जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। 9 तो आगे रिपीट हो रहा है, लेकिन 9 के अंदर जब 2 ऐड होगा तो यहाँ पे 11 होना चाहिए था, बल्कि गिवन यहाँ पे क्या है, जबकि गिवन यहाँ पे क्या है 12 है, तो होना यहाँ पे 11 चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच इज द ऑड रिलेशन इन द गिवन सीरीज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव का क्वेश्चन है। क्वान्टिटेटिव पे बड़ा ही मेरा डिटेल लेक्चर है, इंशाल्लाह वो आपके क्वान्टिटेटिव के सारे पोर्शंस को कवर अप करेगा। और जो 4 अगस्त का जो लेक्चर के अंदर एडवांस मैथमेटिक्स रिलेटेड चीज़ें थी वो भी किया था, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बार बार बता रहा हूँ कि क्वान्टिटेटिव का पोर्शन आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। खैर ये जो क्वेश्चन है ये क्वान्टिटेटिव से रिलेट करता है। सो द क्वेश्चन इज के 90% ऑफ 90 आपने बताना। सो द 90% ऑफ 90 विल बी, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, मेरे लेक्चर्स हैं, डिटेल में जाके देख लो कि आपने क्या करना है कि किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो आप उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करा देते हो। सो 90 से आप मल्टीप्लाई कराओगे, परसेंटेज खत्म करने के लिए आप 100 आ जाएगा। सो दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो। सो 9 9 is 81। सो द राइट चॉइस हियर इज 81। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा कि n की वैल्यू बता दो। सो लेफ्ट और राइट साइड के पास आपके पास बेसिस सेम होंगी, तभी आप पावर को कंपेयर कर सकते हो। सो किसी भी नंबर की अगर कोई पावर ना हो तो इसका मतलब है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, जो कि हमने लिखी हुई नहीं होती। सो आप बेसिस सेम है, वी विल कंपेयर द पावर, जिसकी पावर 1 थी। सो n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, 1 विल गेट कैंसिल विद 1, सो वी विल लेफ्ट विद n इज इक्वल टू 0। सो दिस वाज एन इजी वन एज वेल। सो बड़े ही पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो मैंने कंपाइल अप किए हुए। तो ये वजह है कि इस लेक्चर को एक्स्ट्रा के तौर पे किया, वरना मैंने बहरिया के इंटरव्यू से रिलेटेड अब एक नेक्स्ट लेक्चर बनाना था। सिर्फ ये आप लोगों के लिए मैंने दोबारा कंपाइल किया, सो काइंडली डू वॉच दिस लेक्चर, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे मेरे पास है p माइनस क्यू इज इक्वल टू 6। हमसे वैल्यू p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी की पूछा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, ऐड करके कैंसिल कर दो, यू विल लेफ्ट विद 2p इज इक्वल्स टू 16। सो when I will get when I will cancel it up, so p will become 8। so p 8 है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप q निकालो। मैं ऐसा करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके q निकाल लेता हूँ। सो जब मैं इसमें पुट करूँगा p की जगह पे 8 प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, q की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी जब 8 वहाँ पे जाके माइनस होगा। सो मैंने फाइंड आउट करनी है वैल्यू p बाई क्यू की। सो p बाई क्यू क्या है मेरे पास, 8/2, बीच में प्लस है, q बाई पी, q मेरे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई p 8 है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे 4 आएगा प्लस 1/4 आएगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम यहाँ पे 4 ही आएगा, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, 16 प्लस 1 विल बी 17/4। फिर बता रहा हूँ क्वान्टिटेटिव का डिटेल लेक्चर जो पढ़ा हुआ है वो देख के जाना, और जो लोग ICS या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से वो एडवांस मैथमेटिक्स वाला भी 4 अगस्त का लेक्चर देख के जाए, इंशाल्लाह आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनर आपको दो इक्वेशंस दे रहा है और सम हो रही है आपस में, वो डिफरेंस हो रही है, और वो पूछ रहा है आपसे अंडर रूट एक्स वाई की क्या वैल्यू है। सो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 17, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 15। सो आई विल ऐड अप बोथ दीज इक्वेशंस। सो आफ्टर एडिंग those two equations, plus under root y minus under root y will get cancelled and I will be left with 2 under root x is equal to 17। मेरे पास 15 ऐड करोगे तो 32 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करोगे तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू विल बिकम 16। तो किसी एक में आप पुट करो वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को, और आप वाई अंडर रूट वाई की वैल्यू निकालो। सो अंडर रूट एक्स इज 16,
सो अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, उधर देके जाएंगे माइनस करेंगे तो अंडर रूट वाई की जो वैल्यू है इट विल बिकम 1। सो अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू आप निकालेंगे। सो अंडर रूट एक्स हमारे पास गिवन है 16 और अंडर रूट वाई हमारे पास गिवन है 1। सो बच्चों याद रखिएगा कि जब दो टर्म्स का अंडर रूट हो रहा हो तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू होल अंडर रूट। सो अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई को आई कैन राइट डाउन एज होल अंडर रूट एक्स वाई। जो कैसे यहाँ पे पूछा है, दिस विल बिकम 16 into 1। So 16 into 1 is under root 16 and under root 16 will become 4. So the right answer here is 4. So the next question के अंदर जो है एग्जामिनर आपको एक सिचुएशन दे रहा है और फिर आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो कैसे ड्रॉ करना है कि जहाँ बैठे हो, लेट्स से आई एम फेसिंग टुवर्ड द स्क्रीन, आपके पास पेपर होगा। सो आप क्या करोगे कि एक यू क्रॉस ड्रॉ करो और अपने टॉप के ऊपर हमेशा नॉर्थ ले लो। राइट हैंड पे आपके हमेशा ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड पे हमेशा आपके वेस्ट होगा। अब नॉर्थ के ऑपोजिट जो है हमारे पास साउथ होता है। तो फिर बता रहा हूँ, नॉर्थ अपने फ्रंट पे ले लो तो उसका ऑपोजिट साउथ आ जाएगा। नॉर्थ को याद रखो कि अब फ्रंट लेना है और ईस्ट जो है ऑन द राइट हैंड साइड लेना, तो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो अ वुमन इज फेसिंग ईस्ट। सो औरत की जो शक्ल है इट इज टुवर्ड्स ईस्ट, मैं ड्रॉ करता हूँ तो ईस्ट की तरफ घूमेंगे अभी। अब वो क्या होगा कि उसने 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घूमी है, यानी घूम अगर ईस्ट की तरफ थी तो 90 डिग्री। मैंने आपको कल भी बताया था कि दो साइड्स के बीच में जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। सो जब मैं इसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा तो वो नॉर्थ फेस्ट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा वो 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज चली है। सो फिर वो फिर दोबारा 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉक की डायरेक्शन मिलेगी तो दोबारा नाउ शी इज फेसिंग ईस्ट अगेन। देन अगेन क्लॉकवाइज टू 70 डिग्री। सो 90 डिग्री ये हो गया, 90 ये 180 हो गया और फिर दोबारा 90 इसमें ऐड करो 270 के लिए, तो ये 90 भी ऐड होगा तो शी इज़ नाउ अगेन फेसिंग नॉर्थ। सो उसकी जो राइट डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी। ठीक है, यहाँ पे टाइपो हुआ है, साउथ उसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी। सो ये बात आपने याद रखनी है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, आपके पास एक बड़ा सिंपल सा सीक्वेंस है, उसके अंदर वो आपको कह रहा है कि 2 में आप 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, आपने पहले रिलेशनशिप निकालते हैं तो देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास 2 में 2 ऐड हुआ है, 4 हो गया, फिर इन दोनों का सम हुआ यानी 6 हो गया। फिर 6 के अंदर उससे पिछली टर्म ऐड हो रही है। सो बेसिकली हो रहा क्या है कि यहाँ पे हर अगली टर्म के अंदर उसकी पिछली टर्म ऐड हो रही है। सो 4 के अंदर उसकी पिछली टर्म 2 ऐड हुआ था और वो 4 बना था। अब 4 के अंदर उससे पिछली टर्म 2 ऐड होकर 6 बना। अब 6 में उससे पिछली टर्म 4 ऐड होकर आगे 10 बना। अब 10 से उससे पिछली टर्म 6 ऐड होकर 16 बना। और क्या होगा आपके पास के 16 के अंदर उसकी पिछली टर्म 10 ऐड होगा और ये 26 आ जाएगा। सो ये थे वो क्वेश्चन जो कि थोड़े से पेपर के अंदर रिपीटेड थे। सो मैंने यहाँ तक आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और आप जो है इसको काइंडली देख लेना। Like, comment, and subscribe.